हेलो क्लास, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल। आज जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है हमारा साइबर क्राइम। लेकिन साइबर क्राइम डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा प्रीवियस जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसकी बात कर लेता हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि साइबर बुलिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि आईपीआर क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड हमारे ये टॉपिक है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइबर क्राइम्स क्या होता है। साइबर क्राइम के बाद और हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। साइबर क्राइम किसको बोलेंगे कि साइबर क्राइम है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम साइबर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की। उसके बाद बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, कि साइबर क्राइम को रोका कैसे जा सकता है। साइबर क्राइम तो हो रहे हैं, साइबर क्राइम के प्रकार समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि साइबर क्राइम को हम रोक कैसे सकते हैं। और लास्ट में आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा साइबर लॉ। उसके बाद जो अगले टॉपिक्स होंगे ये आपका सोसाइटल इंपैक्ट का यूनिट 6 चल रहा है, जिसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज ही छोटे हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। उसमें से सबसे पहला हमारा आ जाता है साइबर क्राइम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। So, cybercrime refers to the criminal activities that involves computer, digital devices or networks. These crimes typically occurs cyberspace, internet और digital environment. तो ऐसा समझिए कि ऑनलाइन माध्यम से, नेटवर्क का उपयोग करके या इंटरनेट का उपयोग करके कोई भी डिजिटल डिवाइस इन्वॉल्व है, अगर उससे कोई क्राइम हो रहा है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो कैटेगरी कहलाएगी हमारी साइबर क्राइम की। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, उनमें हमारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, डिजिटल डिवाइसेस हो सकते हैं, नेटवर्क हो सकता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी फ्रॉड होगा ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, उसे हम बोलेंगे साइबर क्राइम। और साइबर क्रिमिनल, अब हम साइबर क्राइम जो करते हैं, ठीक है, साइबर तो क्राइम तो एक कैटेगरी हो गई, लेकिन साइबर क्राइम जो करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से, उन्हें हम बोलते हैं साइबर क्रिमिनल। अ साइबर क्रिमिनल में यूज डिवाइस टू एक्सेस यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और डिसेबल अ डिवाइस। मतलब साइबर क्रिमिनल किस किस प्रकार से साइबर क्राइम कर सकता है। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जिनमें हम उसको कवर कर सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर काम करेगा तो क्या कहलाएगा वो साइबर क्रिमिनल। सबसे पहला क्या होगा, वो आपकी या तो पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करेगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी पर्सनल पिक्चर्स हो गई, वो क्या हो जाती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाती है कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन में बहुत सी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो सभी से शेयर नहीं की जा सकती हैं। तो अब हमारा जो डेली डेटा ट्रांसफर होता है, अब ऐसा समझ लेते हैं किसी कंपनी का सेल्स कितना आया, मार्जिन कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मेल के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, उसे भी हैक कर लेना तो क्या हो जाता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, अब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन में क्या हो सकती है, उसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जैसे कि अगर आधार कार्ड आज की डेट में हमारा एक ऐसा कह सकते हैं यूनिक ऑथेंटिकेशन पैरामीटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन किसी हैकर ने साइबर क्राइम करके उस पर्सनल डिटेल को चोरी कर लिया। हमारी डिटेल्स को तो उसने चुराया, साथ में उसने गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को भी क्या किया, हार्म किया। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, डिसेबल डिवाइस, अगर कोई फंक्शनल डिवाइस है, फंक्शनल कंप्यूटर है या फंक्शनल सर्वर है, अगर उसको भी हम खराब करते हैं तो वो भी किसके अंदर आ जाता है, साइबर क्राइम के अंदर। और ये कौन करता है, साइबर क्रिमिनल करता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की, कि साइबर क्राइम अभी तो हमने डिस्कस किया कि साइबर क्राइम होता क्या है। अब साइबर क्राइम कितने प्रकार से हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट और फ्रॉड, ठीक है। अब आइडेंटिटी थेफ्ट और एंड फ्रॉड कैसे होगा, यूजिंग स्टोलन पर्सनल इंफॉर्मेशन, एग्जांपल क्रेडिट कार्ड डेटा, सोशल सिक्योरिटी नंबर, commit fraud such as unauthorized purchase और ओपनिंग फेक अकाउंट्स। ऐसा समझिए कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि हमारा नाम, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ऐसी इंफॉर्मेशन चोरी करके ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन परचेज करना। उसके अलावा फॉर एग्जांपल मेरी पिक्चर यूज करके एक फेक अकाउंट बना लेना, मेरे नाम का यूज करना, फेक अकाउंट बना के कोई भी क्राइम करना, वो सारी की सारी एक्टिविटी किसके अंदर आ जाएगी, आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब आपने मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी पहचान चुरा के उसका कुछ मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, वो आ जाएगा साइबर क्राइम के आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड की कैटेगरी में। दूसरा आ जाता है फाइनेंशियल क्राइम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंशियल यानी फाइनेंस यानी कि पैसा जुड़ा होगा। ऐसा क्राइम जो पैसे से जुड़ा होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल क्राइम कहलाएगा।
इंक्लूड्स हैकिंग इनटू द बैंक सिस्टम। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? बैंक सिस्टम। अगर आपने किसी बैंक का सर्वर हैक किया और बैंक का पैसा भी चोरी किया तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा? फाइनेंशियल क्राइम के अंदर। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड एंड देयर इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज दैट स्टील मनी और डेटा रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसा समझिए कि अगर ऑनलाइन पेमेंट, अब ऑनलाइन पेमेंट कई बार आप लोगों ने बहुत ज्यादा आजकल केसेस आते हैं कि हमसे फोन आया, हमसे ओटीपी मांगा गया, हमारा अमाउंट डिडक्ट हो गया, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। कई बार लिंक्स आती हैं, उस पर क्लिक करने पे अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। एज वेल एज हमारा क्या होता है? ट्रांजेक्शन रिलेटेड डेटा। ट्रांजेक्शन रिलेटेड क्या? फॉर एग्जांपल आपकी कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, वो किसी ने चोरी कर ली, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करी, मतलब पैसे का लेन देन से संबंधित या पैसा चोरी करने से संबंधित जितने भी क्राइम्स होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? आपके फाइनेंशियल क्राइम कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब उसके अलावा अगले पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगले पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो ये कवर करते हैं कि टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं, अगला जो साइबर क्राइम है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट उम्मीद करता हूं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि कोई भी इंटरनेट पे या ऑनलाइन डिजिटल डेटा हम इंटरनेट पे अगर उपलब्ध कराते हैं और वो हमारा डेटा है, उस पे हमने कॉपीराइट ले रखा है, ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का जो ऑनलाइन डेटा है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं और बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी जानकारी के हमारा वो डेटा चोरी से किया जाता है, तो क्या कहा जाता है? हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। या हमारी जो ऑनलाइन डेटा है वो क्या कहलाता है? हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइटेड मटेरियल, वही बात हो रही है कि कॉपीराइटेड मटेरियल अगर आपका किसी ने यूज किया है। ट्रेड सीक्रेट्स हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आप अगर कुछ लेन देन कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, उसका कोई सीक्रेट है, वो किसी ने चोरी किया है। एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन ऑफन प्रॉफिट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये ऐसे काम क्यों किए जाते हैं? प्रॉफिट एडवांटेज के लिए, कि अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन का उपयोग करके जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे हम फॉर एग्जांपल अब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल प्राइस मैंने रखी 56, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर को पता चल गया कि ये 56 में बेच रहा है, मैं 55 में बेच दूंगा, तो मेरी सेल्स बढ़ेंगी, लेकिन मेरा जो कॉम्पिटिटर उसका क्या होगा? लॉस होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को चोरी करना हमारा क्या कहलाएगा? आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा है ऑनलाइन हैरासमेंट एंड स्टॉकिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आज की करंट जनरेशन में बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इंक्लूड साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हैरेसमेंट फैसिलिटेटेड थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल्स। मैंने ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी को परेशान करना, वो क्या कहला जाता है? हमारा ऑनलाइन हैरेसमेंट। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? साइबर स्टॉकिंग हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देखिए, ठीक है। उसके अलावा साइबर बुलिंग, हम ऑनलाइन किसी को परेशान कर रहे हैं, वो भी किसी के अंदर आ जाता है हमारा ऑनलाइन हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि अगर हम किसी को ऑनलाइन बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार उसे मैसेज कर रहे हैं, या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का कोई मिसयूज कर रहे हैं, या उसे जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर रहे हैं, या हम कब वो ऑनलाइन आता है कब नहीं आ रहा है, ये सारी की सारी कैटेगरी किसके अंदर आ जाएगी? ऑनलाइन हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के अंदर। ये भी साइबर क्राइम का एक पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉटनेट अटैक्स की। अब बॉटनेट अटैक्स क्या होता है? बॉटनेट अटैक्स का मतलब होता है यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, मतलब ऐसे नेटवर्क के माध्यम से जो पहले से ही क्या है? खराब है। मतलब ऐसा इन्फेक्टेड का मतलब होता है उसमें ऑलरेडी वायरस है बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में? बॉटनेट्स। To carry out cyber attacks like distributed denial of service attacks which float through a system with traffic or overwhelmed and shut it down। मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो ऑलरेडी से वायरस से भरा हुआ है, उसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बॉटनेट। अब हम क्या करेंगे कि ऐसी किसी को पर्टिकुलर बैंक की सर्वर को हम डाउन करना चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरस है, हमने उस पर क्या कर दिया? उसको अटैक करवा दिया। तो कई बार आप देखते हैं सर्वर डाउन हो जाता है। अब डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है कि अगर करंट टाइम पे मैं एटीएम से पैसे निकालने जा रहा हूं और मेरे पैसे नहीं निकल रहे, तो मुझे एक सर्विस चाहिए अपने बैंक से जो कि नहीं मिल रही, उसे हम क्या बोल देते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस। तो इस प्रकार के अटैक सिस्टम्स पे करना और उनको सर्विस ना दे पाना, ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है? बॉटनेट अटैक के अंदर,
ठीक है। अगला हमारा आ जाता है पॉइंट स्पैम एंड फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट। अब स्पैम एंड फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी ईमेल सर्वर का ईमेल सर्विस यूज कीजिए, उसमें एक फोल्डर मिलता है स्पैम। और वो स्पैम फोल्डर क्यों बनाया जाता है और क्यों मिलता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे इसके समझने में आसानी होगी। स्पैम का मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसी पर्टिकुलर मेल जिसमें सर्वर से जब वो मेल आ रहा होता है या मैसेज आ रहा होता है आपके पास, तो सर्वर का लगता है कि ये पर्टिकुलर मेल सस्पिशियस है, ये प्रॉपर नहीं है, इसमें कोई ना कोई ऐसी लिंक है जो यूजर को हार्म कर सकती है। तो ऐसे मैसेज कहां चले जाते हैं, डायरेक्टली स्पैम में। इसीलिए कई बार आपको मेल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं कि आप पर्टिकुलर इनबॉक्स से चेक करिए, एज वेल एज कौन सा फोल्डर चेक करिए, स्पैम फोल्डर। तो स्पैम एंड फ्रॉडेड एडवर्टीजमेंट कैसे होते हैं, सेंडिंग अनसोशलाइज्ड बल्क मैसेजेस फॉर मार्केटिंग पर्पस और फ्रॉडुलेंट स्कीम्स टू डिसाइसिव यूजर्स ऑफन फाइनेंशियली मोटिवेटेड। अब क्या होता है कि हम किसी को बल्क मैसेज भेज रहे हैं, कई बार क्या होता है आपके पास 1000 मैसेज एक साथ आते हैं। आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो आपकी ये सारी सर्विसेज दे रही हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्राइम होता है। वो किसके अंदर आ जाता है, स्पैम है फ्रॉडुलेंट एडवर्टीजमेंट के अंदर। बार बार आपको मैसेज आ रहे हैं, बार बार आपको कॉल्स आ रहे हैं, तो सारा का सारा किस में आ जाता है, स्पैम के अंदर। और इसमें क्या होता है, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपके पास बार बार कॉल आ रहे हैं, बार बार फोन किया जा रहा है, लेकिन आप परेशान हो गए और एक कॉल आया कि सर आपको ये मैसेज आ रहे हैं, इस वजह से आ रहा है, आप एक ओटीपी दीजिए। तो इस प्रकार में फाइनेंशियली भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें क्या होता है, मेन जो उसका कारण होता है वो आपसे पैसा निकालना होता है। ठीक है, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वो हमारा होता है इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से हम बच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो साइबर क्राइम से हम बच कैसे सकते हैं, सबसे पहला हमारा है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग। अब अगर हमें साइबर क्राइम से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग फॉर इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉयज टू द रिकॉग्नाइज्ड फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट। अब अगर हमें साइबर क्राइम से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेगुलर ट्रेनिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी इंडिविजुअल किसी पर्सन के लिए जो कि इंटरनेट का उपयोग करता है, जिसको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एम्प्लॉयज, अगर हमारे एम्प्लॉयज हैं और अगर हम ऑनलाइन एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारी उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें उनको पता होना चाहिए कि फिशिंग क्या होती है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, किस प्रकार के स्कैम्स हो सकते हैं, वो सारी की सारी अगर हम ट्रेनिंग प्रॉपर कंडक्ट कराएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, साइबर क्राइम कम हो जाएंगे या तो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे। ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा हमारा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूनिक पासवर्ड। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूनिक पासवर्ड में क्या डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है आपका कैपिटल और स्मॉल कैरेक्टर दोनों आपके पासवर्ड में होना चाहिए। उसके बाद आपका नंबर 0 to 9 नंबर्स होने चाहिए, एज वेल एज आपके पर्टिकुलर पासवर्ड में स्पेशल सिंबल्स होने चाहिए। अब ये जो तीनों कैटेगरी होती है, ये तीनों जब फुलफिल होती है तो हमारा बन जाता है, सॉरी 4 जो पॉइंट्स होते हैं, अगर ये फुलफिल होते हैं तो क्या बनता है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लेकिन यूनिक पासवर्ड क्या होता है, यूनिक पासवर्ड का मतलब होता है मुझे मेरा नाम, मेरा सरनेम, मेरी वाइफ का नाम, मेरे बच्चे का नाम, मतलब ऐसे कोई जिनका आपके लविंग वंस होते हैं उनका आपको नाम अपने पासवर्ड में नहीं रखना चाहिए। मतलब ऐसा यूनिक रखना चाहिए जिसे गेस करना बहुत ही टफ हो, आसान नहीं हो। ऐसे पासवर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं, यूनिक पासवर्ड। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, जो हमने अभी बात करी, लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स मेक पासवर्ड हार्डर टू क्रैक। मतलब उसे जो तोड़ना होता है वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, और अगर ऐसी पॉलिसी का आप यूज करते हैं तो आपका पासवर्ड क्या हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पेज पे जाना है, डैशबोर्ड पे जाना है, लॉगिन करना है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब हमने अपनी आईडी डाली, पासवर्ड डाला, उसके बाद अगर हमें ओटीपी आता है, ओटीपी कई बार हम डिवाइस पे डालते हैं तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, उसके अलावा ईमेल पे पासवर्ड आते हैं। तो मतलब एक लॉगिन करने के, पासवर्ड डालने के अलावा भी कोई एक दूसरा मेथड आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप सही यूजर हैं, सही लॉगिन कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ऐसा करके भी हम साइबर क्रिमिनल्स को रोक सकते हैं और अपनी चीजों को बचा सकते हैं। तो एडिंग अ सेकेंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन, रिड्यूसिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इवन अ पासवर्ड आर कॉम्प्रोमाइज्ड। वही कि पासवर्ड अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है फिर भी आपका डेटा क्या होगा, सेफ होगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम में क्या है हमारा, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स।
मतलब अब ये सारे काम तो हमने कर लिए, उसके अलावा अब सिस्टम से हम सॉफ्टवेयर से कैसे अपने आपको साइबर क्रिमिनल से बता सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स। मतलब अपने सिस्टम पे हमेशा टाइम पे हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने चाहिए, ठीक है। दीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस और अदर मालवेयर। मतलब ये क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं कि अगर हमारे सिस्टम पे कोई अटैक कर रहा हो तो हम उसे क्या कर पाए, समझ पाए और रोक पाए। तो टाइम पे अपडेट भी होते रहते हैं और हमें सिस्टम पे जनरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए जिससे हम ऐसे अटैक से बच पाए। दूसरा होता है यूज फायरवॉल। फायरवॉल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों हो सकता है। ये क्या होता है, एक वॉल की तरह काम करता है। वॉल मतलब एक दीवार है, जब भी डेटा आता है या जाता है इंटरनेट के माध्यम से तो वो क्या करता है, वो चेक करता है कि ये डेटा जो आ रहा है उसे अगर ऑथेंटिकेटेड या प्रॉपर डेटा लगता है तो उसमें कोई रोक नहीं करता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट्स भी एक्सेस करते हैं जब फायरवॉल को लग रहा होता है कि नहीं ये वेबसाइट्स में स्कैम हो सकता है या ऐसे कोई स्पैम फोल्डर्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे जाने पे आपको रुकता है, वार्निंग देता है। उसके बाद भी आप अगर जाना चाहते हैं, एक्सेस करने पाते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन फायरवॉल इंस्टॉल करने से क्या होता है कि आप जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं उससे बच जाते हैं। डायरेक्टली आपके सिस्टम पे कोई एंटर नहीं कर पाता है, आपके पहले वॉल पे आके रुकेगा, उसके बाद आपके सिस्टम तक एंटर हो पाएगा। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, फायरवॉल यूज करना चाहिए। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है अपडेट सिस्टम्स रेगुलरली। मतलब जो साइबर क्रिमिनल्स often exploit vulnerable and outdated software, so keep your system up to date and essential। मतलब साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो जनरली अटैक करते हैं ऐसे सिस्टम्स पे जो प्रॉपरली अपडेटेड नहीं होते हैं। उनको हैक करना या क्रैक करना आसान होता है, इसलिए उसी पे सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो एक और हमें ऐसा कैसे तो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, जब भी हमारे सिस्टम से सॉफ्टवेयर की कोई नई अपडेट आए तो हमें सिस्टम को क्या करना चाहिए, हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए, जिन्हें उनको हैक करना आसान नहीं होता, ठीक है। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला आज का हमारा टॉपिक है साइबर लॉ, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। अब साइबर लॉ क्या होगा, जो हमने अभी बात करी साइबर क्राइम या इंटरनेट पे जितने क्राइम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे साइबर क्राइम। लेकिन अब जो क्राइम होते हैं उनसे बचने के लिए या यूजर्स की प्रोटेक्शन के लिए जितने भी लॉ बने होंगे वो क्या होंगे, साइबर लॉ। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई जनरल क्राइम करते हैं अपार्ट फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड, अगर हमने किसी को मारा तो पुलिस कंप्लेन होती है ना, उसके लिए भी बहुत सारे लॉ होते हैं। किस नियम के अंदर आपको क्रिमिनल बनाया जाएगा, कोर्ट ले जाएगा, आपको फाइन होगा कि आपको जेल जाना होगा, वो सारे के सारे नियम पहले से बने हुए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लॉ। इसी प्रकार से अब हम बात कर रहे हैं साइबर लॉ, यानी ऑनलाइन अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसके भी क्या बनाए गए हैं, लॉ। उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइबर लॉ को हम क्या क्या कहते हैं, इंटरनेट लॉ भी कहते हैं एज वेल एज डिजिटल लॉ। साइबर लॉ इंटरनेट लॉ कहलाता है और डिजिटल लॉ कहलाता है। रेफर्स टू द लीगल फ्रेमवर्क दैट गवर्न्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनेट, कंप्यूटर्स, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब एक प्रकार का ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसके अंदर अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, आपको इंटरनेट कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्राइम के अंदर आएगा, क्या यूजर कर सकता है, वो सारा का सारा एक फ्रेमवर्क है जिसे हम क्या बोलते हैं, साइबर लॉ, ठीक है। साइबर लॉ प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू द पीपल यूजिंग इंटरनेट इंक्लूडिंग बोथ बिजनेसेस एंड रेगुलर सिटीजंस। तो अब ये लॉ किस किस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, पहला तो आपको बिजनेसेस जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्शन कराता है, एज वेल एज इंटरनेट का यूज करके जो रेगुलर सिटीजंस है जो नॉर्मली सोशल मीडिया और सभी वेबसाइट्स का यूज करते हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है साइबर लॉ। एक प्रकार का नियम है जो हमें ऑनलाइन यूज करने की फैसिलिटी देता है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर पाया हूं। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं। थैंक यू।